तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग जानने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के जो क्लासिफिकेशन था, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स थे, जो कंपाउंड्स थे, उनके बारे में, उनके स्ट्रक्चर, यूज़ के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो पे। तो सबसे पहले हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने न्यू वीडियो लेक्चर पर। तो आइए लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है सक्सिनिक एसिड। तो देखो यहाँ पर सक्सिनिक एसिड जो है वो कैसा है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या मतलब है कि डाई मतलब दो, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स यहाँ पर COOH के दो ग्रुप होने वाले हैं, दो ग्रुप अटैच होने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि COOH है, COOH है, दो COOH ग्रुप अटैच हुए हैं और यहाँ पर बीच में जो पेरेंट चेन है उसको मेंटेन किया गया है। तो केमिकल फार्मूला जो है सक्सिनिक एसिड का वो यहाँ पर ये आ रहा है। और हम लोग बहुत देर से बात कर चुके हैं कि जितने भी सारे कंपाउंड हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो उनको हम लोग वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड कह सकते हैं या वाइट कलरलेस सॉलिड कह सकते हैं। तो मतलब वहाँ पर कलरलेस वर्ड का यूज़ आएगा, चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो। ये 99% होने वाला है। उसके बाद फिर यहाँ पर दिया गया है इट आयनाइजेस टू एनायन कार्ड सक्सिनेट। मतलब जब सक्सिनिक एसिड जब आयनाइज होता है तो वहाँ से H+ आयन का रिमूवल होता है और उसको हम लोग सक्सिनेट कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर ये देखो स्ट्रक्चर दिया गया है सक्सिनेट आयन का, और यहाँ पर ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है केमिकल फार्मूला। अब इसी से हम लोग क्या बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो देखो लास्ट में COOH और लास्ट में COOH है ना, बीच में क्या है CH2 है। तो ये जो बीच में CH2 है, ये दो पीक हो गए किसके, CH2 के। जो दो डॉट हैं वो हो गए CH2 के। फिर ये जो एक पीक है यहाँ पर और फिर एक पीक है यहाँ पर, इन दोनों पे एक एक पीक है ना। तो ये जो पीक है ये C डबल बॉन्ड OH का है, मतलब COOH का ये पूरा एक मिला हुआ रूप है। इधर भी ये पूरा मिला हुआ रूप है। ठीक है, अब अगर इसके IUPAC नेम की बात करें तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट, सारे में सिंगल बॉन्ड आएंगे तो एन, और यहाँ पर दो ओइक एसिड है तो ब्यूटेन डाइओइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। अगर इसका नाम और अच्छे से लिखना है तो ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, मतलब पूरी तरीके से वहाँ पर हम लोगों ने पोजीशन सेट कर दी। ठीक है, अब हम लोग इसका प्रोडक्शन कैसे करते हैं। प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पादन। तो हम लोग उत्पादन कैसे करते हैं सक्सिनिक एसिड का, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, हम लोग अगर मैलेइक एसिड है उसका अगर हम लोग हाइड्रोजनेशन कर देते हैं, मतलब वहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन कर देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि सक्सिनिक एसिड हम लोगों को मिल जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैलेइक एसिड है, मैलेइक एसिड में हम लोगों ने क्या किया है, देखिए मैलेइक एसिड है, सक्सिनिक एसिड है, दोनों जिनमें भी EIC या IC लास्ट में आ रहा है तो वो क्या हो जाते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपोनेंट हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि मैलेइक एसिड यहाँ पर दिया गया है CH डबल बॉन्ड CH। तो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर दिया गया है। तो जब ये मैलेइक एसिड है, मैलेइक एसिड में जब हम लोग हाइड्रोजनेशन करते हैं, मतलब हाइड्रोजन को वहाँ पर जोड़ते हैं, तो वहाँ पर क्या पाते हैं कि जो डबल बॉन्ड है वो टूट जा रहा है और वहाँ पर एक एक हाइड्रोजन अटैच हो जा रहा है। और ये जो रिएक्शन है ये प्रेजेंस में होती है निकल की, प्लेटिनम की, पैलेडियम की। NiPT/PD आप लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। हाइड्रोजनेशन आप 10th से पढ़ते आ रहे हैं। तो हाइड्रोजनेशन में हम लोग जो उत्प्रेरक है, जो कैटलिस्ट है, उसका यूज़ करते हैं NiPT/PD। और यहाँ पर टेम्परेचर ले लेंगे, टेम्परेचर 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हो सकता है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा गाइस, तो यहाँ पर जो देखो यहाँ पर CS था वो एक H यहाँ पर और अटैच हो जाएगा, तो CH2COOH हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हो गया है। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन फिर अटैच हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, CH2COOH। तो मैलेइक एसिड से देखो हम लोगों ने हाइड्रोजनेशन के द्वारा क्या बनाया है, सक्सिनिक एसिड पाया है। तो देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो जानने वाली हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है रिडक्शन। तो देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, मीन्स इट इज़ ऑब्टेन इंडस्ट्रियली बाई कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ मैलेइक एसिड। मतलब ये जो इंडस्ट्री में पाया जाता है या हम लोग इसको औद्योगिक रूप से जो इसका निर्माण करते हैं वो कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ मैलेइक एसिड के द्वारा होता है। मतलब हम लोग जब मैलेइक एसिड का जो रिडक्शन करते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं, मतलब वहाँ पर कैटलिस्ट लेते हैं और उसके द्वारा हम लोग जब हाइड्रोजनेशन करा के हम लोग किसी रिएक्शन का क्या करते हैं, वहाँ पर अपचयन करते हैं, रिडक्शन करते हैं, तो उससे जो कंपाउंड हम लोगों को मिल रहा है वो है सक्सिनिक एसिड। तो
आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। वैसे ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, यहाँ पर केवल आपको स्ट्रक्चर जानना होता है, यूज़ जानना होता है, आपकी बुक में दिया गया है, इसलिए हम लोग इसको आपको कवर करवा रहे हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर दिया गया है यूज़, तो यूज़ कहाँ कहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। देखो ये सारी यूज़ हम लोग बहुत पहले से जानते चले आ रहे हैं और अभी यहाँ भी जानने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी कार्बोक्सिलिक एसिड में यूज़ नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या क्या करना है, तो आपको 4-5 यूजेस करने हैं। सबसे पहला क्या करना है, रीजेंट के तौर पर लेबोरेटरी में यूज़ करना है, ठीक। फिर क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज़ करना है। अगर एसिड है तो वो क्लीन करेगा, चाहे कोई सा भी एसिड हो, क्लीनिंग एजेंट के रूप में, ठीक है। जब क्लीनिंग करेगा तो वो क्या होगा, डिसइंफेक्टेंट इन नेचर होगा। डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या होता है, आर दोज कंपाउंड हु आर इंटेंडेड फॉर द यूज ऑफ completely removal of any bacteria, fungi, virus from the non living surfaces। तो ये आप लोग 3rd सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं डिसइंफेक्टेंट के बारे में। तो रीजेंट के रूप में ले सकते हैं, क्लीनिंग एजेंट है, डिसइंफेक्टेंट है। फिर उसके बाद जब डिसइंफेक्टेंट है तो बैक्टीरियोस्टैटिक भी होगा। अगर बैक्टीरियोस्टैटिक है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एंटी माइक्रोबियल नेचर होगा। हल्का फुल्का कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। अगर आप सब कुछ भूल रहे हैं तो 5 पॉइंट आपको ये ध्यान रख लेने हैं। फिर 6वां है सॉल्वेंट के तरीके यूज़ होने वाला है। तो आइए देखते हैं क्या हम लोग कहाँ तक सही हैं, ठीक है। तो आपको जब सब कुछ भूल गए हैं तब आपको ये लिखना है, और अगर आपको याद है तो यही लिखना है। तो यूज़ एज प्रिकर्सर टू पॉलीमर्स, मतलब ये प्रिकर्सर होता है किसके लिए, पॉलीमर्स के लिए, रेजेंट्स के लिए और सॉल्वेंट्स के लिए प्रिकर्सर होता है। फिर इसको हम लोग फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट में भी इसका हम लोग यूज़ करते हैं। फूड में फ्लेवरिंग एजेंट वगैरह में इसका यूज़ कर सकते हैं, प्रिजर्वेटिव के तरीके यूज़ कर सकते हैं। डाइटरी सप्लीमेंट में भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे पनीर वनीर बनाने में हम लोग सक्सिनिक एसिड का यूज़ कभी कभी करते हैं कुछ स्टैंडर्ड जगहों पर। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है यूज्ड एज एन एक्सीपिएंट इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टू कंट्रोल एसिडिटी। मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब हम लोग इसका यूज़ करते हैं सक्सिनिक एसिड का, वो कहाँ पर करते हैं, एक्सीपिएंट के तरीके यूज़ करते हैं दवाओं में, जो क्या करती हैं, जो कंट्रोल करती हैं दवाओं को एसिडिटी को। मतलब जो दवाओं में होने वाली एसिडिटी का जो डिस्टर्बेंस है या एसिडिटी का इन्हांसमेंट है उसको क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। और अपनी जो प्रिपरेशन है ड्रग की, दवा की, उसको क्या करती हैं, मेंटेन रखती हैं, स्टेबल रखती हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है यूज्ड एज फूड्स एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री। मतलब फूड इंडस्ट्री में भी इसका यूज है, और जहाँ पर लिकर विकर बनते हैं उन इंडस्ट्री में भी इसका यूज है। और वहाँ पर इनका यूज मेनली क्या है, एसिडिटी को रेगुलेट करते हैं। मतलब ये एसिड को वहाँ पर रेगुलेट करते हैं, मतलब उनको अपने नॉर्मल फॉर्म में लाते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कंपाउंड आ रहा है गाइस। अब हम लोगों को फास्ट करना है क्योंकि अपना सिलेबस ज़्यादा है, मगर आज इसी वीडियो में ये ख़त्म होने वाला है। तो ऑक्सैलिक एसिड आ रहा है। तो ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, बहुत ही सिंपल से आप लोग जान लो। ऑक्सैलिक एसिड होता है COOH का होल ट्वाइस। तो क्या होता है, COOH का होल ट्वाइस गाइस। देखो यहाँ पर ये डॉट, यहाँ पर ये डॉट, तो ये COOH हो रहा कि नहीं हो रहा। तो ये COOH का होल ट्वाइस है। अगर आप इसके केमिकल फार्मूला की बात करते हैं तो केमिकल फार्मूला आ रहा है C2H2O4 और केमिकल स्ट्रक्चर आ रहा है कुछ इस प्रकार का। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ऑक्सैलिक एसिड अब हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट तो हर बार आ रहा है, कलरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड है या कलरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड लिख दो या कलरलेस लिक्विड लिख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर एक नेक्स्ट पॉइंट आ गया है कलरलेस सोल्यूशन इन वाटर। तो अब ये कलरलेस मतलब जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं उनमें 90% कैसे हैं, कलरलेस हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। फिर क्या है, अब इट्स एसिटिक स्ट्रेंथ इज़ मच ग्रेटर दैन एसिटिक एसिड। मतलब जो ऑक्सैलिक एसिड है तो यहाँ पर क्या लिया गया है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ COOH लिया गया है। तो ये क्या कर रहा है, तो ये कर रहा है गाइस कि यह एसिटिक एसिड से ज़्यादा एसिटिक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एसिटिक एसिड में होता है CH3COOH। एक मिनट, देखो एसिटिक एसिड में होता है CH3COOH, मगर यहाँ पर है COOH सिंगल बॉन्ड COOH। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आ रहा है। तो जब इस प्रकार का स्ट्रक्चर आ रहा है तो यहाँ पर जो एक COOH है वो एसिडिटी इंक्रीज़ कर रहा था, और ये जो बल्किर ग्रुप है जो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ चुके हैं कि जो CH3 है वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पर हाइड्रोजन जो आयन है यानी प्रोटॉन है उसका रिमूवल पे क्या कर रहा है, इंटरफियर कर रहा है। तो जब ये इसके
इंटरफियर कर रहा है इसके रिमूवल पे H+ के, तो होगा क्या, वहाँ पर एसिडिटी कम हो जाएगी। मगर यहाँ पर COOH दोनों ग्रुप हैं, दोनों एसिडिक हैं, तो क्या होगा, एसिडिटी बढ़ जाने वाली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है, और अगर इसके नाम की बात करें तो 1 2 मतलब होता है एथ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, और पहली और दूसरी पोजीशन पे लगा हुआ है डाई और ओइक एसिड, तो डाई ओइक एसिड यहाँ पर इसका नाम आ जा रहा है एथेन 1,2 डाई ओइक एसिड। अगर हम लोग इसके प्रोडक्शन की बात करें तो इसका प्रोडक्शन कई प्रकार से हो सकता है, मगर हम लोग जो मेनली जानने वाले हैं वो अल्कोहल का कार्बोनिलेशन, जो हम लोग पिछले में रिएक्शन पढ़ चुके हैं, उसी की अगर हम लोग कंट्रोल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को ऑक्जेलिक एसिड मिल रहा है। उसके अलावा हम लोग इसको ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज से भी पा सकते हैं, वहाँ पर हम लोग नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस लेते हैं या वेनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस लेते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोगों को ऑक्जेलिक एसिड फाउंड हो रहा है। तो देखो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की रिएक्शन लिखी हुई हैं, तो आप लोगों को ये रिएक्शन, ये जो CO2R है, यानी यहाँ पर RC++O इस तरीके से लिखा हुआ है, जहाँ पर R जो है वो H भी हो सकता है, मगर यहाँ पर हम लोग R को H नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ROH है, वो एल्कोहल है, तो अगर हम लोग R को H लिख लेंगे तो वहाँ पर वाटर हो जाएगा, तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसलिए कुछ इस प्रकार से ये चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। अगर हम लोग इसके यूजेस की बात करें तो यूजेस हम लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, क्लीनिंग में कर रहे हैं, ब्लीचिंग में कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ रस्ट मतलब जहाँ पर जंग वंग लग गई उसको हटाने के लिए कर रहे हैं। इसका हम लोग यूज़ एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी में कर रहे हैं, मतलब धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग कर रहे हैं। फिर ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग देखो इंपॉर्टेंट रीजन फॉर लेंथेनाइड सीरीज़, मतलब जो लेंथेनाइड सीरीज़ के जो कंपाउंड हैं उनके जो एक्सट्रैक्शन है उनमें ये बहुत अच्छा रीजन के तौर की वर्क करता है। फिर इसका हम लोग शुगर सिरप बनाने में इसका यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे जो पैरासाइट्स हैं उनके अगेंस्ट में भी ये वर्क करता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग ये बार बार जान रहे हैं, तो आप आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, तो सैलिसिलिक एसिड में हम लोग बात करने वाले हैं आज उसके लैटिन नेम की। तो लैटिन नेम जो आया है वो सेलिक्स आया है, और सेलिक्स का मतलब होता है विलो ट्री। तो विलो ट्री में से जो उसके जो इनर पार्ट होता है वहाँ की जो बार्क निकाली जाती है उस पर ही क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है। तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, तो वहाँ पर यहाँ पर दी गया है, ये है मोनोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का जो है क्या है, डेरिवेटिव है, या आप लोग इसको मोनोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कह सकते हैं। मोनो मतलब 1 और हाइड्रोक्सी मतलब OH, मतलब एक OH ग्रुप बेंजोइक एसिड में अटैच किया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड बनने वाला है। अगर हम लोग इसके बात करें किस टाइप का है, तो ये किस टाइप का एसिड है, यह एसिड तो है ही भाई। देखो जहाँ पर सैलिसिलिक एसिड आए तो यहाँ पर एसिड पहले से है, तो ये एसिड तो है, मगर ये किस टाइप का एसिड है, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन आ गया है, तो बेंजीन आने के कारण ये फिनोलिक टाइप का एसिड है। अगर इसके हम लोग केमिकल फार्मूला की बात करें तो केमिकल फार्मूला हो रहा है C7H6O3 आ रहा है। और हम लोग बहुत पहले जानते हैं कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कैसे होते हैं, कलरलेस क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर हम लोग फंक्शन की बात करें इनके, तो यहाँ पर जो फंक्शन आ रहा है वो प्लांट हार्मोन का आ रहा है। तो प्लांट हार्मोन का मतलब है वहाँ पर हम लोग ग्रोथ करेंगे प्लांट की जो लीव्स हैं उनमें जो डिफेक्ट आ रहे हैं उनको भी हम लोग क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। प्लांट की जो लेंथ नहीं बढ़ पा रही, विड्थ नहीं बढ़ पा रही, वहाँ पर भी हम लोग सैलिसिलिक एसिड का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद ये क्या किया जाता है, ये डिराइव किया जाता है मेटाबॉलिज्म ऑफ सैलिसिन से, मतलब सैलिसिन के मेटाबॉलिज्म से ये जो सैलिसिलिक एसिड है उसका जो है वो क्या किया जा रहा है, डिराइव किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद इट इज़ इम्पॉर्टेंट मेटाबोलाइट ऑफ एस्प्रिन। जो सैलिसिलिक एसिड है, ये जो सैलिसिलिक एसिड है वो किसका है, वो इम्पॉर्टेंट मेटाबोलाइट है किसका, सैलिसिलिक एसिड, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड का, मतलब एस्प्रिन का, जो आप लोग नाम जानते होंगे एस्प्रिन का। तो वही पॉइंट यहाँ पर कवर किया गया है। तो जो ये एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड है इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, सैलिसिलिक एसिड है। ठीक है, ये सैलिसिलिक एसिड अगर हम लोग लेते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट है वो एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड है, क्योंकि जो सैलिसिलिक एसिड है वो स्टेबल नहीं है अपनी गैस्ट्रोइंटेस्टाइन पे, तो इसलिए हम लोग उसका जो परिवर्तित रूप है वहाँ पर हम लोग एस्टाइल ग्रुप का एडिशन करते हैं और एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड का यूज़ करते हैं, जो कि हम लोगों को कहाँ पर वर्क कर रही है, वो वर्क कर रही है एनाल्जेसी ग्रुप पे। एनाल्जेसी का मतलब होता है एनाल्जेसिया से, जहाँ पर दर्द की बात की गई है, एंटीपायरेटिक मतलब बुखार के बारे में बात की गई है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब इन्फ्लेमेशन को दूर करने की बात की गई है। तो मतलब ये दर्द, बुखार और सूजन को दूर करने में वर्क करती है। और इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है यूज्ड एज टॉपिकल एंटी एक्ने प्रोडक्ट्स।
तो देखो वहाँ पर जो बात की गई थी एस्प्रिन का प्रोडक्ट है, तो इस प्रकार एस्प्रिन में जो गुण हैं कुछ गुण इसमें भी आने वाले हैं, ठीक है। अब ये टॉपिकल एंटी एक्ने प्रोडक्ट का मतलब क्या है, इसको टॉपिकली यूज़ किया जाता है, मतलब इसको हम लोग स्किन पे डायरेक्ट लगा सकते हैं, जहाँ पर एक्ने हैं, दाग धब्बे हैं, उन पे लगाया जा सकता है। बहुत सारे लोग सैलिसिलिक एसिड का ट्यूब लगाते हैं अपने चेहरे पर, जहाँ पर उनके चेहरे पे पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं, तो सैलिसिलिक एसिड को हम लोग वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एज ए एंटी एक्ने एजेंट के तौर पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर इसके साल्ट, सैलिसिलिक एसिड के जो साल्ट्स हैं और जो एस्टर होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, सैलिसिलेट्स कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार आ रहा है, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर OH ग्रुप कहाँ पर लगा हुआ है, साइड पे लगा हुआ है, ठीक है। अब तो सैलिसिलिक एसिड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग सैलिसिलिक एसिड की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, तो प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड की बात करें तो सैलिसिलिक एसिड का सबसे पहले हम लोगों को फार्मूला आना चाहिए, तो फार्मूला होता है ये। तो अब हम लोगों को ये बनाना है किससे, किससे फिनॉल से, तो मतलब फिनॉल से हम लोगों को बनाना है सैलिसिलिक एसिड। तो इसमें 2 स्टेप की मेथड होता है। तो फिनॉल को हम लोग जब क्या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, उसमें NaOH की प्रेजेंस होगी, तो वहाँ पर जो Na है वो क्या होगा, H को रिप्लेस करके खुद अटैच हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो CO2 है ये खुद अटैच होकर के उसके साथ भी Na अटैच हो जाएगा। तो कुछ सोडियम सैलिसिलेट इस तरीके का इंटरमीडिएट आएगा। जब इस इंटरमीडिएट को हम लोग H2SO4 मतलब कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर सैलिसिलिक एसिड हम लोगों को क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसकी जो थ्योरी की बात करें, जो ये रिएक्शन है उसकी थ्योरी की बात करें, तो वहाँ पर ये आ जा रहा है, आप लोग उसको ध्यान सुनना। व्हेन वी टेक फिनॉल एंड वी रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो वहाँ पर हम लोग क्या पा रहे हैं, तो देन वी गेट सोडियम सैलिसिलेट एंड आफ्टर द ट्रीटिंग विद H2SO4 और सल्फ्यूरिक एसिड टू सोडियम सैलिसिलेट वी गेट सैलिसिलिक एसिड। मतलब हम लोग फिनॉल की जब रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति ले लेते हैं, तो वहाँ पर हो जाता है सोडियम सैलिसिलेट हम लोगों को मिलता है। और सोडियम सैलिसिलेट की जब रिएक्शन H2SO4 से करवा रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पर हम लोगों को सैलिसिलिक एसिड मिल जा रहा है। इसको और कई तरीक़ों से पाया जा सकता है, जैसे एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड जिसको हम लोग एस्प्रिन कहते हैं, उसकी हाइड्रोलिसिस मतलब वहाँ पर वाटर का जो ब्रेकडाउन हो रहा है वहाँ पर उसको करके भी हम लोग उसको पा सकते हैं। अगर यूज़ की बात करें तो कॉमनली हेल्प रिमूव द आउटर लेयर ऑफ स्किन, मतलब ये जो आउटर लेयर होती है स्किन की उसको रिमूव करता है, जहाँ पर क्या हो जाता है आप देखते हुए सफ़ेद सफ़ेद कुछ छूट रहा है, या एक्ने हो गए हैं, दाग धब्बे हो गए हैं, या कुछ डस्ट जम गई है, या चेहरा गंदा हो गया है, तो वहाँ पर हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए आउटर लेयर के रूप में इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग इसका अगला यूज़ देखें तो ये ट्रीट करता है, मतलब ये ठीक करता है किसको, वर्ड्स को, मतलब जहाँ पर क्या हो गए हैं, घाव हो गए हैं, ये सोरियासिस है। सोरियासिस का मतलब क्या होता है, जैसे किसी के सिर में देखते होगे आप फंगस टाइप का हो गया है, या बाल टाइप का हो गया है, जिससे क्या हो रहा है, बालों के बीच में फंगस हो गया है जिससे बाल टूटने लगे हैं, या कहीं पर भी सफ़ेदी छूट रही है खाल से, तो उसको हम लोग सोरियासिस कहते हैं। डैंड्रफ का मतलब क्या होता है, डैंड्रफ का मतलब होता है डैंड्रफ, तो आप लोग जानते होंगे। एक्ने मतलब दाग धब्बे। रिंगवर्म मतलब जहाँ पर चकत्ते होते हैं, फंगस हो जाता है, खुजली हो जाती है गर्मियों के समय पे, वहाँ पर भी सैलिसिलिक एसिड का हम लोग अच्छा यूज़ कर सकते हैं। ईचिंग हो रही है कहीं पर, वहाँ पर भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। इन्फ्लामेशन है वहाँ पर भी हम लोग उसको लगा कर टॉपिकली ठीक कर सकते हैं। फिर ये क्या होता है, स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड, मतलब ये स्प्रिन के लिए स्टार्टिंग मटेरियल होता है। उसके बाद क्या है, यूज्ड एज एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, मतलब यहाँ पर एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट के तरीके यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक के तरीके यूज़ करते हैं, और एंटासिड के तरीके हम लोग इसको यूज़ करते हैं। फिर फूड को प्रिजर्वेटिव के तरीके यूज़ करते हैं, फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। ये बैक्टीरियासाइडल है, मतलब बैक्टीरिया को मारने की भी क्षमता रखती है। एंटीसेप्टिक है, मतलब सेप्सिस को रोकती है, मतलब जहाँ सड़न वड़न हो रही है वहाँ पर अगर हम लोग सैलिसिलिक एसिड का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर रोल्स इन प्लांट ग्रोथ, मतलब प्लांट की ग्रोथ में करते हैं, डेवलपमेंट में करते हैं, फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज कराते हैं, आयन अपटेक को बढ़ाते हैं प्लांट में, और ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाते हैं, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो रहा है। मतलब गाइस जहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि प्लांट अच्छा नहीं ग्रोथ कर पा रहा, तो वहाँ पर आप लोग सैलिसिलिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं।
तो अपना जो नेक्स्ट कंपाउंड है बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड का अगर हम लोग फार्मूला की बात करें तो इसका केमिकल फार्मूला है C7H6O2। तो इसका अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके से इसका भी फार्मूला ले सकते हैं हम लोग, C6H5COOH। तो ये जो COOH है वो क्या है, इसको हम लोग बेंजीन भी मान सकते हैं या फेनिल भी कह सकते हैं। तो मतलब एक बेंजीन में जब COOH जुड़ा हुआ है तो वही क्या होता है, बेंजोइक एसिड होता है। मतलब बेंजीन में ओइक एसिड का एडिशन ही कहलाता है बेंजोइक एसिड। तो इसको हम लोग फेनिल भी रिंग कह सकते हैं, यानी फेनिल में जब COOH का एडिशन होता है तो वहाँ पर बेंजोइक एसिड बनता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, या आपकी बुक में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना है तो आप लोग इसको जान सकते हैं। तो आप लोग बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं कि जितने भी सारे कंपाउंड हैं वो कैसे हैं, कलरलेस हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हो रहे हैं, ठीक है। फिर ये क्या है, सिंपल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब क्या है, सिंपल का मतलब क्या है, यहाँ पर केवल एक COOH है और उसके साथ में ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या है, ये एरोमेटिक ग्रुप है। मतलब यहाँ पर एक एरोमेटिक चीज रिंग जुड़ी हुई है। एरोमेटिक क्या है ये, अब जब एरोमेटिक जुड़ गया तो वहाँ पर क्या आएगी, एरोमा आएगी। एरोमा का मतलब क्या होता है, एक मीठी सुगंध। तो मतलब यहाँ पर इसका जो ऑर्डर होगा वो स्वीट स्मेलिंग ऑर्डर हो जाने वाला है गाइस। तो अब ये डिराइव कहाँ किया जाता है, ये डिराइव किया जाता है गम बेंजोइन से डिराइव किया जाता है। उसके बाद ये नेचुरली हम लोगों को कई सारे प्लांट से मिलता है। तो अब हम लोग उसके बारे में भी जान रहे हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के तौर पे मिलता है। तो ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, इसको हटाओ। उसके बाद क्या है, साल्ट्स एंड ईस्टर। अगर जो बेंजोइक एसिड के साल्ट और ईस्टर होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, बेंजोएट्स कहते हैं। अगर हम लोग इसके प्रिपरेशन की बात करें बेंजोइक एसिड की, तो जब हम लोग टॉल्यूइन की रिएक्शन या जब हम लोग टॉल्यूइन का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग बेंजोइक एसिड मिल रहा है। ये देखो बेंजोइक एसिड अपना बन रहा है, बेंजोइक एसिड। और वाटर क्या होता है, रिमूवल होता है। वाटर मतलब वाटर क्या हो रहा है, यहाँ से हट रहा है। तो ये क्या था, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो आप लोगों को क्या करना है, इन सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेते चलना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और बहुत तेज़ी से अपना सिलेबस निपटाते हुए चलना है। अगर हम लोग यूजेस की बात करें तो बेंजोइक एसिड को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो बेंजोइक एसिड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बेंजोइक एसिड इज यूज एज प्रिकर्सर ऑफ प्लास्टिसाइजर। मतलब ये प्रिकर्सर के तरीके यूज़ कर सकते हैं हम लोग प्लास्टिसाइजर्स में। और ये जो यूज्ड एज प्रिकर्सर ऑफ सोडियम बेंजोएट, मतलब सोडियम बेंजोएट के जो हम लोग प्रिकर्सर है उसके रूप में यूज़ कर सकते हैं। प्रिजर्वेटिव के तरीके यूज़ कर सकते हैं। फॉर फूड प्रिजर्वेटिव भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो फूड है उनको बचाने के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव में हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है, इनहिबिट ग्रोथ ऑफ मोल्ड्स, ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया। मतलब ये क्या करता है, कुछ मोल्ड्स हैं मतलब फंगस है या यीस्ट हैं या शैवाल हैं या बैक्टीरिया है, उनकी जो ग्रोथ है उनको इनहिबिट करता है। मतलब ये कैसा है, बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर है। मतलब ये क्या करता है, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको रोक देता है। उसके बाद क्या करता है, यूज़ फॉर बेंजोइक एसिड अब एंड प्रिजर्वेटिव इन फूड। और मतलब ये हम लोग बेंजोइक एसिड का जो उपयोग है वो प्रिजर्वेटिव तरीके कर सकते हैं फूड पे। वो कौन सी कंसंट्रेशन है जब हम लोग उसको प्रिजर्वेटिव तौर पे यूज़ करने वाले हैं, तो वो कंसंट्रेशन है 0.05 से लेकर के 0.1% कंसंट्रेशन है। अगर हम लोग मेडिसिनल यूज़ की बात करने वाले हैं तो मेडिसिनल यूज़ यहाँ पर आने वाला है प्रिजर्वेटिव एज इन टॉपिकल प्रोडक्ट। मतलब जो टॉपिकल प्रोडक्ट हैं उनमें हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिजर्वेटिव पे यूज़ कर सकते हैं। और बेंजोइक एसिड का यूज हम लोग एक्सपेक्टोरेंट के तरीके यूज़ कर सकते हैं। मतलब वहाँ पर जो कफ सिरप होती हैं, कफ प्रिपरेशन होती हैं, उनके तौर पे यूज़ कर सकते हैं। एनाल्जेसिक मतलब दर्द की निवारक दवाओं के रूप में यूज़ कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक के तरीके यूज़ कर सकते हैं। घावों को भरने में भी यूज़ आता है, जहाँ पर सड़न हो गई उसको भी ठीक करने के लिए हम लोग बेंजोइक एसिड का उपयोग करते हैं। फंगस को भी ठीक करने के लिए भी करते हैं। फिर क्या करता है, यह जो बेंजोइक एसिड है वो कंप्लीट हो रहा है अपना। अब उसके बाद जो लास्ट कंपाउंड आ रहा है अपना स्टाइल सैलिसिलिक एसिड, उसके बाद ये कंपाउंड और है। तो आई होप आप आज हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे। तो स्टाइल सैलिसिलिक एसिड यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्प्रिन कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एस्प्रिन आप लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसको एस्प्रिन कहते हैं, इसको स्टाइल सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। स्टाइल सैलिसिलिक एसिड को ही ASA कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये कहाँ कहाँ पर है, ये पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन को दूर कर रहा है। उसके साथ ही यह कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पर कावासाकी डिसीज़ होती है या पेरिकार्डियाइटिस होती है, रूमेटिक फीवर होता है। मतलब जहाँ पर गठिया वाला जो बुखार आ रहा है, कावासाकी डिसीज़ हो रही है, पेरिकार्डियाइटिस हो रही है, उनके ट्रीटमेंट भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी तरीके बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। एंटी प्लेटलेट एजेंट के तौर पे, मतलब ये क्या करता है, प्लेटलेट को जमने नहीं देता है। मतलब ब्लड क्लॉटिंग को क्या करता है, इनहिबिट करता है।
उसके साथ ये क्या करता है, ये बहुत सारे जो कैंसर हैं जैसे कोलोरेक्टल कैंसर है वहाँ पर भी इसका उपयोग है। तो ये वहाँ पर प्रिवेंशन के तौर पे काम कर सकता है। मतलब स्टाइल सैलिसिलिक एसिड अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब एस्प्रिन का अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर जो कोलोरेक्टल कैंसर है उससे आप लोग बच सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम लोग इसका लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हैं तो ये ब्लड थिनर के तरीके यूज़ करता है, जिससे जो लोगों को होने वाले हार्ट अटैक हैं या हार्ट स्ट्रोक हैं या ब्लड क्लॉट है अंदर, उनसे क्या होता है, बचत होती है, उनसे प्रिवेंशन होता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे बहुत सारे बीपी के जो पेशेंट होते हैं जिनका ब्लड क्या होता है, गाढ़ा होता है, वहाँ पर हम लोग एस्प्रिन का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक से हम लोगों को प्रिवेंट करता है। और जो ब्लड क्लॉट अंदर हो गए हैं उनको भी क्या करता है, उनको ब्लड क्लॉटिंग होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है। फिर ये क्या करता है, कोलोरेक्टल कैंसर को होने से रोकता है। ये एनेसाइड है तो एनेसाइड के तरीके वर्क करता है। मतलब ये क्या है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है। मतलब ये एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है, कैसा है, जहाँ पर नॉन स्टेरॉयडल है, मतलब नॉन हैबिट फॉर्मिंग एजेंट के तरीके हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। फिर एंटी प्लेटलेट ड्रग के रूप में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो आप देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं। ये देखो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। स्ट्रक्चर में हम लोग अगर इसकी बात करें तो ये था सैलिसिलिक एसिड का जो ग्रुप है, ये सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है। और अगर इसकी बात करें तो ये COCH3 मतलब एस्टिल, ये एस्टिल बन रहा है और ये सैलिसिलिक एसिड हो गया। तो सैलिसिलिक एसिड में जब हम लोग एस्टिल जोड़ते हैं तो वहाँ पर क्या बन रहा है, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड बन रहा है। अगर यूजेस की बात करें तो यूजेस तो गाइस आप लोग जानते ही हैं। तो यूजेस की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो यूजेस आप लोग जान रहे हैं यूजेस में क्या क्या आ रही है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग प्रिपरेशन पे, हम लोग इसको बना कैसे सकते हैं। तो देखो सैलिसिलिक एसिड को हम लोगों ने लिया है। सैलिसिलिक एसिड में हम लोगों ने एसिड एनहाइड्राइड की क्या कराई है, रिएक्शन कराई है। तो वहाँ पर क्या मिल रहा है, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड मिल रहा है। तो आप इसकी तुरंत क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो और ये देखो इसकी मैकेनिज्म बताई गई है। ये देखो सैलिसिलिक एसिड का ये फार्मूला है। तो यहाँ से हम लोगों ने हाइड्रोजन को क्या किया है, बाहर निकाला है और ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड तोड़ा है। तो O के ऊपर कैसा चार्ज, माइनस का चार्ज, और H के ऊपर कैसा चार्ज, प्लस का चार्ज। अब ये एसिड एनहाइड्राइड का फार्मूला है। तो एसिड एनहाइड्राइड का फार्मूला क्या है, CH3COOCOCH3। तो अब हम लोगों ने इसको एक तरफ क्या बनाया है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए सोचा है और बनता ही है, और दूसरी तरफ क्या है, CH3CO को निकाला है। तो क्या करेंगे, CH3COO माइनस आप लोगों ने देखा होगा, तो इसलिए हम लोगों ने बॉन्ड इधर तोड़ा है तो माइनस हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस वाले के पास, और माइनस वाला किसके पास जाएगा, प्लस वाले के पास। तो हम लोगों ने देखा था कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग हुई थी एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड में, तो वहाँ कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हम लोगों को मिल रहा था। O माइनस था ना, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा तो एक बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, C++OCH3। तो अगर आप लोग इसको देखें तो कुछ ये इस तरीके से बनने वाला है, कुछ इस तरीके से ये बन रहा है। तो जब कुछ इस तरीके से ये बन रहा है तो आप लोग भी जानते होंगे इस तरीके से ये बन रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना आपको। तो ये था एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड का मतलब प्रिपरेशन मेथड। तो हम लोग कैसे प्रिपरेशन करते हैं। अब अगर यूजेस की बात करें तो आप लोग यूज जानते हो, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी पायरेटिक मतलब दर्द निवारक, बुखार के दूर करने में। उसके बाद इन्फ्लामेशन मतलब सूजन को भी कम करता है। ये हार्ट अटैक के चांसेस को कम करता है, हार्ट स्ट्रोक के चांसेस को कम करता है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हम लोग लेते हैं एक्यूट रूमेटॉइड अर्थराइटिस में या रूमेटिक फीवर में। जो रूमेटिक फीवर आ जाता है, गठियाबाई का जो बुखार आता है शुरुआत में, तो उसके प्रिवेंशन के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो उस प्रिवेंशन के रूप में हम लोग 1 से 2 हफ्ते तक एस्प्रिन का यूज़ करते हैं। तो अब ये अपना गाइस लास्ट टॉपिक होने वाला है सिट्रिक एसिड। अब इसके बाद हम लोगों का जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ख़त्म हो जाएगा। तो सिट्रिक एसिड में इंट्रोडक्शन में आते हैं। तो ये सिट्रिक एसिड क्या है, सिट्रिक एसिड सबसे बड़ी बात है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। मतलब यहाँ पर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ने वाले हैं, यानी ट्राई मतलब 3 COOH ग्रुप किसी कंपाउंड में जुड़ेंगे तो वहाँ पर सिट्रिक एसिड बनेगा। तो इसका केमिकल फार्मूला क्या है, C6H8O7। और ये कहाँ से मिलता है, तो ये सिट्रस फ्रूट से हम लोगों को मिलता है, सिट्रस फल से हम लोगों को मिलता है। और ये क्या होता है, ये इंटरमीडिएट होता है सिट्रिक एसिड साइकिल का। तो सिट्रिक एसिड साइकिल आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो अभी पढ़ेंगे जाके 4th सेमेस्टर में। तो सिट्रिक एसिड साइकिल का क्या होता है, ये इंटरमीडिएट होता है। इसके बाद ही सिट्रिक एसिड साइकिल क्या होती है, प्रोपेगेट होती है और बनती है। उससे क्या होता है, एनर्जी हम लोगों को मिलती है। ठीक है, अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनने वाला है। देखो, एक COOH ग्रुप, दूसरा COOH ग्रुप और यहाँ पर तीसरा COOH ग्रुप है। तो देखो, एक COOH ग्रुप है, दूसरा COOH ग्रुप है और तीसरा COOH ग्रुप है। तो और उसके साथ में यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं सिट्रिक एसिड। और यहाँ पर
कितने पीक हैं, एक पीक है, दूसरा पीक है, तीसरा पीक है, 3 पीक हैं जो CH2 ग्रुप हैं और ये COOH का पीक है। तो कुल मिला के 5 कार्बन हैं। तो अगर इसका हम लोग नाम देखें तो इसका नाम आ जा रहा है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1,3,5 ट्राइओइक एसिड। इसका जो IUPAC नेम है वो आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से आने वाला है। ठीक है, अगर हम लोग इसका उपयोग की बात करें तो फ्लेवरिंग एजेंट में यूज़ करते हैं, फूड और बेवरेजेस की फ्लेवरिंग एजेंट में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। अब फ्लेवरिंग एजेंट में जैसे सॉफ्ट ड्रिंक में आप लोग देखते होंगे वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, केक्स वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। फिर प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ करते हैं हम लोग इसको, फूड को जो प्रिजर्व करने में, मतलब फूड को ज़्यादा दिन तक चलाने में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। पीएच, अगर कोई क्लींसर है उसके पीएच के कंट्रोल के रूप में हम लोग सिट्रिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं। वाइड रेंज ऑफ इफरवेसेंट फार्मूलेशन, मतलब बहुत सारे इफरवेसेंट जो फार्मूलेशन होते हैं जहाँ पर आप लोग देखते होंगे वाटर के एडिशन के साथ ही वहाँ पर क्या होती है, इफरवेसेंस होती है, मतलब CO2 गैस का निकलना ही इफरवेसेंस होता है। और ये जो प्रक्रिया होती है वो इफरवेसेंट जो क्वालिटी होती है उसको इफरवेसेंस कहते हैं। तो मतलब जो इफरवेसेंस प्रिपरेशंस हैं उनके निर्माण में हम लोग सिट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। फिर इसको क्लीनिंग एजेंट के रूप में हम लोग इसको क्लीनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, चिलेटिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या होता है, अल्टरनेटिव होता है, मतलब इसके हम लोग इसको HNO3 के स्थान पे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग करते थे पैसिवेशन ऑफ स्टेनलेस स्टील, मतलब स्टेनलेस स्टील का पैसिवेशन करते थे, वहाँ पर हम लोग HNO3 के स्थान पर ये सिट्रिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद ये क्या है, ये यूज किया जाता है ब्लड एसिड रेगुलेटर के तौर पर, मतलब हम लोग उसका ब्लड एसिड को रेगुलेट करने के लिए हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलिफैटिक एमीन्स के बारे में, तो कल वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो हम लोग कल शाम रहेगी उस पर एक कोई पेपर को सॉल्व करेंगे और ये जानेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव योर नंबर इन केमिस्ट्री। आपको कम आता है फिर भी आपको अच्छे नंबर लाने हैं केमिस्ट्री में, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है, साथ में बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।